हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फाइनल अटेम्प्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आलोक सिंह और आज हम शुरू करते हैं भारत और बिहार के इतिहास से संबंधित कुछ कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का काम किया। उसने न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक संगठित रूप दिया, बल्कि यह अगर कहा जाए कि भारत को स्वतंत्र कराने में अंतिम भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसकी जो यहां अधिवेशन हुआ वह पहले पुणे में प्रस्तावित था, परंतु पुणे में हैजा का प्रकोप था, फलतः वहां पर इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया और मुंबई में आयोजन हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और जो इसके सचिव बने वह ए.ओ. ह्यूम थे। वस्तुतः यह जो संगठन था, ए.ओ. ह्यूम जो एक ब्रिटिश नौकरशाह थे, उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, उनकी ही मानसिक उपज थी। इस वक्त जो वायसराय था वह डफरिन था। अब आगे हम चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 72 प्रतिनिधियों ने भाग तो लिया, लेकिन बिहार से एक भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं ले सके। ऐसा नहीं है कि बिहार में राजनीतिक चेतना का अभाव था, जागृति नहीं थी, लेकिन तथ्य यह था कि प्रारंभ में बिहार लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो था उसके प्रतिनिधियों पर ही विशेष नजर होती थी और वहां से फिर किसी ने भाग नहीं लिया था। फिर बाद में इससे संबंधित कुछ जो कालांतर में जो और अधिवेशन हुए उसमें बिहार के लोगों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। दरअसल इसका नामकरण जो है वह दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या कह लीजिए जो कांग्रेस है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा, उससे प्रेरित यह नाम है। फिर और तथ्यों के बारे में मैं चर्चा कर चुका था। प्रथम सचिव थे ए.ओ. ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, 72 सदस्य थे, बिहार का कोई नहीं था। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारी उंगलियों पर होने चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाने का एक ट्रेंड रहा है और संभावना बनती है, केवल बीपीएससी ही नहीं बल्कि अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी। आगे बढ़े। पहला अधिवेशन मुंबई में, जब दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, तब यहां पर, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बड़ी संख्या में बिहारियों ने शिरकत की, लगभग 31 प्रतिनिधि बिहार से थे। एक तो भौगोलिक निकटता भी थी इस वजह से, और बिहार तब बंगाल प्रांत से ही कई भाग हुआ करता था। अब यहां पर इससे संबंधित हमने कुछ तथ्यों को देखा। अब जो है यहां इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इसका 27वां अधिवेशन जो बिहार की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो यह है कि 27वां अधिवेशन वर्ष 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर नामक स्थान पर आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की। यह बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके महासचिव बने और मौलाना मजहरुल हक स्वागतकर्ता समिति के अध्यक्ष थे। ए.ओ. ह्यूम को इसी अधिवेशन में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, एक युवा बैरिस्टर, उन्होंने भी इस अधिवेशन में शिरकत की, जो बाद में कांग्रेस का और भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे। और यही नहीं, जब भारत ने स्वतंत्रता की प्राप्ति की तब उसके पश्चात देश के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद
इसी अधिवेशन में, बहुत महत्वपूर्ण था यह अधिवेशन, कई निर्णय लिए गए, जिसमें एक निर्णय और था, उसमें यह था कि जो सदस्यता शुल्क 5 रुपये सालाना है उसको घटाकर 1 रुपये सालाना कर दिया जाए। उसके पीछे आग्रह यह था कि कांग्रेस की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके, इससे आम लोग भी जुड़ सकें। यह उस समय की बात है जब पर कैपिटा इनकम बहुत कम हुआ करता था। आगे हम चलें। 37वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन यह 1922 में गया में आयोजित हुआ, जो वर्तमान में गया जी हो चुका है। अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। इस अधिवेशन की जो पृष्ठभूमि थी उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था। चौरी चौरा कांड जो हुआ उसके पश्चात असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। इसको लेकर कांग्रेस में व्यापक मतभेद जो है उत्पन्न हुआ और कुछ लोगों ने इस बात की वकालत की कि कांग्रेस को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाग लेना चाहिए, विधान मंडल के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भाग लेना चाहिए और सरकार में रहकर सरकार के विरुद्ध काम करना चाहिए और सरकार को अपनी मांगों को मानने के लिए विवश करना चाहिए। जबकि एक बड़ा तबका था जिसका मानना था कि नहीं, हमें इन चुनाव में भाग नहीं लेना है। तो एक बहुत बड़ा मतभेद की स्थिति पैदा हो गई, है ना। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का मानना था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, है ना। तो इन लोगों ने अलग होकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, है ना। स्वराज दल का यह गठन किया गया। अध्यक्ष जो थे कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे पहले चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष या नेतृत्व माने जिसके नेतृत्वकर्ता श्री कृष्ण सिंह थे और इसके प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद और प्रथम सचिव अब्दुल बारी बने। जो स्वराज दल था, स्वराज दल की पहली शाखा अब श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में यहां पर स्थापित हुई बिहार में। पहले अध्यक्ष बने नारायण प्रसाद और पहले सचिव बने अब्दुल बारी। फिर 53वां अधिवेशन हुआ बिहार में, अविभाजित बिहार कहा जाना चाहिए, वर्ष 1940। उस वक्त जहां यह आयोजित हुआ वह स्थान था रामगढ़, वह बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में यह झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की। उस वक्त पूरे विश्व में भयानक उथल पुथल मची हुई थी। उथल पुथल मचने के पीछे रीजन यह था कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और आर्थिक मंदी की स्थिति बनी हुई थी देश में विदेश में। कांग्रेस के भीतर भी असहमति का स्वर उभर रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि यही वह मौका है जब हमें ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और हमें स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार एक दबाव की स्थिति में है। जबकि कुछ लोगों का यह कहना था कि नहीं, यह माकूल स्थिति नहीं है, उपयुक्त स्थिति नहीं है, हमें अभी ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहिए। अब सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में यहीं पर कांग्रेस के विरोध में समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन हुआ, है ना। यह वही था जो सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती इसी खेमे के लोग थे जिनका मानना था कि अब बहुत हुआ, अब कांग्रेस को ये पूर्ण स्वाधीनता देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मौलाना आजाद 1940 में इसके अध्यक्ष बने और 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक वह इसके अध्यक्ष बने रहे। आइए आगे कुछ और चीजों को देखें। बिहार की भूमि ने केवल बुद्ध और महावीर को ही नहीं दिया है, वैचारिक क्रांति ही पैदा नहीं की है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की जब जब स्थिति आई है और देश को आवश्यकता पड़ी है, इसने बढ़ चढ़कर शिरकत की है। वर्ष 1905 में जब लॉर्ड कर्जन वायसराय था, इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। 19 जुलाई 1905 को
इसकी घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 से इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, यह जो विभाजन किया गया था प्रशासनिक सुधार के नाम पर किया गया था। दरअसल ब्रिटिश सरकार का यह मानना था, कहना था कि यह प्रांत बहुत बड़ा है बंगाल, इसमें आज का बंगाल और जो बांग्लादेश है वह भी, असम, बिहार, अभी का जो झारखंड है वो, उड़ीसा, सभी शामिल थे। तो कहा कि नहीं, इतने बड़े प्रांत का संचालन मुश्किल है, प्रशासनिक संचालन मुश्किल है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसका विभाजन कर दिया जाए। परंतु इसके पीछे जो मंशा थी वह कुछ और थी। वस्तुतः जो बंगाल था वह राष्ट्रवाद का केंद्र बना हुआ था और ब्रिटिश सरकार इस स्थिति को अपने प्रतिकूल मानती थी। इसी उद्देश्य से, इस राष्ट्रवादी उभार को तोड़ने के उद्देश्य से इसने 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को यह जो मतलब विभाजन है वह लागू हो गया। हिंदू मुस्लिम के बीच रिफ्ट पैदा करना इसकी बहुत बड़ी जो है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य था। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, देवघर में आंदोलन प्रमुखता से चलाए गए, ये आंदोलन के केंद्र बन गए। हर जगह सभाएं आयोजित की गई, जुलूस निकाले गए, प्रभात फेरियां लगाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, स्वदेशी स्टॉल लगाए गए। वस्तुतः इस आंदोलन के पीछे आर्थिक राष्ट्रवाद की भी एक सोच थी। यहां के राष्ट्रवादियों को यह पता था कि यह जो अर्थतंत्र है, यह ब्रिटिश शासन के भारत में बने रहने का बहुत बड़ा आधार है। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ के पैसों का दोहन करते हैं और विदेश ले जाते हैं। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया, सभाएं की, प्रभात फेरियां आयोजित की ताकि लोगों में जागरूकता है। ठीक है ना। अब इसके संदर्भ में ये तो महत्वपूर्ण चीजें थी। अब कुछ और चीजों को देख लें इससे संबंधित। उद्देश्य था कि किसी ढंग से रिफ्ट पैदा की जाए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, सांप्रदायिक जो सौहार्द की स्थिति है उसको समाप्त की जाए। इसको राष्ट्रवादी बखूबी समझ रहे थे। इसका प्रत्युत्तर अलग अलग तरीके से दिया गया। दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति थे। दरभंगा में बंगाली समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। मैंने कहा कभी कि दरभंगा का मतलब द्वारबंग है ना, मतलब बंगाल का दरवाजा। तो इनकी प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रक्षाबंधन का पर्व आयोजित किया गया और एकता का सशक्त संदेश दिया गया। दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे को राखियां बांध रहे थे और इसी क्रम में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अलग अलग, मतलब जो अलग अलग राष्ट्रवादी थे, अपनी अपनी भूमिकाओं को अलग अलग तरीके से निभा रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मुंगेर में एक प्रभावशाली आंदोलन, ये भाषण दिया, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और इस भाषण का परिणाम यह हुआ कि आंदोलन को एक नई गति मिली। मुंगेर में इन्होंने भाषण दिया। इसी वर्ष, याद रखिए, 1906 में ही बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। यह तथ्य बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई जिससे छात्रों की राजनीतिक भागीदारी में और अधिक वृद्धि हुई। छात्रों को जागरूक करने, उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि करने हेतु ही बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। अब कुछ और संस्थाओं को देखें हम। देवघर में गोल्डन लीग नामक एक संगठन की स्थापना की गई। यह जो संगठन था वह अपनी गुप्त जो गतिविधियां थी उसको अंजाम दे रहा था, है ना। इसी तरह से पटना में स्वदेशी समिति का गठन किया गया। उद्देश्य था कि लोगों के जो एफर्ट हैं उनको संगठित स्वरूप दिया जाए स्वदेशी के विरोध समर्थन में और जो ब्रिटिश मंसूबा था उसके विरोध में। फिर उसके बाद 1906 में हुआ यही स्वदेशी आंदोलन था जिसने बिहार में कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को पैदा किया। आंदोलन की कोख से जो नेता पैदा होते हैं बेहद जुझारू होते हैं। उसी में से एक थे राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद
आगे इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता और समावेशी राष्ट्रवाद पर बहुत अधिक बल दिया। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार इस बात पर आमादा थी कि किसी ढंग से राष्ट्रवाद का जो यह स्वर उभर रहा है उसका दमन कर दिया जाए, और उसी दमन चक्र को चलाने के लिए इसने धारा 144 लागू किया, गिरफ्तारियां की, सभाओं पर प्रतिबंध लगाया। बावजूद इसके जो आंदोलन की गतिविधियां थी वह लगातार चलती रही। जिस तरह से जो जल होता है, जल के प्रवाह को रोक पाना मुश्किल होता है एक विशेष स्थिति में, वैसे ही आंदोलन की धार को रोक पाना ब्रिटिश सरकार के लिए इन कोशिशों के बावजूद असंभव जैसा था। आगे चलें, देखिए मुजफ्फरपुर बमकांड 1908, स्वदेशी आंदोलन चला। इसी बीच में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भी नींव पड़ चुकी थी। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वह जो भारतीय लोग थे, आंदोलनकारी थे, उनका दमन शोषण अनावश्यक किया करते थे। इसी क्रम में एक मजिस्ट्रेट था डगलस किंगफोर्ड। डगलस किंगफोर्ड यह अभी वर्तमान बंगाल में या कलकत्ता में कहीं पदस्थापित था। डगलस किंग्सफोर्ड की जो दमनात्मक कार्रवाइयां होती थी, अत्याचार करने वाली जो कार्रवाइयां होती थी, उससे लोगों में बहुत अधिक आक्रोश था और इसको मौत के घाट उतारने के लिए वहां पर युवा जो है एकत्र होने लगे। इस बात की भनक ब्रिटिश सरकार को लग गई। फलतः जॉर्ज किंग्सफोर्ड को जो है, डगलस किंग्सफोर्ड को का ट्रांसफर कर दिया गया। वह मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बनकर आया। यहां पर भी जो मतलब अनुशीलन समिति के युवा क्रांतिकारी थे, उन्होंने दो युवा क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। उन्होंने यहां तक इसका पीछा किया और इसकी को मारने के लिए रेकी की पता चल गया कि यह इस टाइम में निकलता है ऑफिस के लिए, इस टाइम में लौटता है। लेकिन हुआ यह कि जो प्लानिंग थी बम फेंकने की इसकी बग्घी पर, वह असफल हो गई और प्रिंगले कैनेडी नाम के एक बैरिस्टर थे, है ना, उनकी पत्नी और बेटी गाड़ी पर कहीं जा रही थी। प्रिंगले कैनेडी भारतीय स्वाधीनता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे। वह बम उनकी बग्घी पर ही जाकर गिरा और यह दोनों उनकी जो बेटियां थी वह मर गई। उसके बाद ये जो दोनों क्रांतिकारी थे भागे। प्रफुल्ल चाकी मोकामा की तरफ भागे। वहां पर पुलिस ने इन्हें घेर लिया। जब लगा कि पुलिस की गोली या फिर पुलिस की पकड़ उनका अपमान कर सकती है, तब उन्होंने आत्म बलिदान देने का ठान लिया और अपनी ही पिस्तौल की गोली अपने सीने में उतार ली। तारीख थी 11 अगस्त 1908। नहीं सॉरी, ये तारीख एग्जैक्ट नहीं है ध्यान में। तो वहां पर इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और फिर ब्रिटिश पकड़ से वह दूर रहे। ब्रिटिशर्स इन्हें पकड़ नहीं पाए। वहीं पर खुदीराम बोस जो पूसा के की तरफ भागे थे, वैनी स्टेशन से इन्हें गिरफ्तार किया गया। जब कहा जाता है कि वह कहीं पर किसी दुकान पर नाश्ता कर रहे थे, वहीं पर सिपाहियों ने इन्हें पकड़ लिया और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में इन्हें मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी दे दी गई। कहने के लिए तो इन पर मुकदमा चला, लेकिन जो ब्रिटिश अदालत थी वह तो पहले से ही अपना उद्देश्य निर्धारित कर चुकी थी कि इन्हें फांसी देनी है और 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर के जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। इस पूरी घटना को कई लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर आवाज देने की कोशिश की। केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। वहीं पर स्वराज नामक पत्र में शांति स्वरूप नारायण नाम के जो संपादक थे इसके, उन्होंने इस
मुजफ्फरपुर बम कांड पर लेख प्रकाशित किया और उन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के पक्ष में कुछ तथ्य रखे, फलतः इन्हें कैद की सजा दे दी गई। तो यहां तक हमने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी जाना, स्वदेशी आंदोलन को जाना, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित तथ्यों को जाना और बिहार में आयोजित हुए कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और समझा। अब आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर, महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर, जिसने कह लीजिए अभी कुछ और चीज रह गए जिन्हें हमको देखना चाहिए। आइए बॉयज एसोसिएशन, जिस स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में हुआ, कोई भी आंदोलन अचानक घटी हुई घटना नहीं होती है। उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारे प्रयास पूर्ववर्ती किए जा चुके होते हैं। इसी क्रम में एक प्रयास हुआ था बॉयज एसोसिएशन के रूप में, जिसकी स्थापना 3 मार्च 1899 को हुई थी। स्थान था दरभंगा राज का मैदान। उद्देश्य था युवाओं को संगठित करना और राष्ट्रवादी भावना उनमें अनुप्राणित करना, राष्ट्रवादी भावना से उन्हें अवगत कराना, राष्ट्रवाद से अवगत कराना, है ना। क्षेत्रीय राजनीतिक चेतना बढ़ाना उद्देश्य था। नेतृत्व करता थे सूर्यदेव नारायण वर्मा और ब्रह्मदेव नारायण सिंह। याद रखिए, सूर्यदेव नारायण वर्मा और ब्रह्मदेव नारायण सिंह। सचिव थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा, और यहां लिखा है सरकारी सचिव बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर झा। अध्यक्ष थे बैरिस्टर अशफाक खां। देखिए, जो यह सरकारी सचिव लिखा हुआ है ना, इसको लेकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो इतिहास में प्रयुक्त कुछ शब्दावलियां होती हैं वह भ्रम में हमें डाल देती हैं। यह कोई संगठन सरकारी संगठन नहीं था, गैर सरकारी संगठन था, तो इसके जो पदाधिकारी थे सभी गैर सरकारी ही थे। यहां पर जो गैर सरकारी सचिव है ना, उसका आशय है कार्यकारी सचिव, है ना। वैसे सचिव जो मीटिंग का लेखा जोखा रखते, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होते हैं, वो मिनट कहां, ये मीटिंग कहां ली जाएगी, उसके लिए किस किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, यह सब जो है यह करते थे। तो यह कार्यकारी सचिव समझ लीजिए बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर झा। अध्यक्ष थे, याद रखिए, बैरिस्टर अशफाक खां, है ना। उद्देश्य था क्षेत्रीय राजनीतिक चेतना और नेतृत्व करता थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। इन सभी से जो प्रश्न है वह पूछे जाते रहे हैं, तो फिंगर टिप पर इनके जो नाम है, स्थापना का वर्ष है, स्थान है, वह सब याद होना चाहिए। और यह कोई बहुत मुश्किल है नहीं। बहुत सारी चीजें हमारे इस डिस्कशन में ही भी आपको याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़े। होम रूल आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन है। दरअसल हुआ यह था कि 1905 के बाद से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह नरम दल गरम दल में विभाजित था। कई राष्ट्रवादी नेता जो थे दमन के कारण अपनी गतिविधियों को समेट भी चुके थे। ठोस नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था और एक कह लीजिए क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी जो थे उनका दमन बड़े पैमाने पर किया जा चुका था। तब उसी स्थिति में भारतीय राजनीति के क्षितिज पर 2 सूर्यों का उदय होता है। एक है तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और दूसरे एनी बेसेंट। इन दोनों ने बहुत महती कोशिश की। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें नरम दल और गरम दल के एकीकरण की बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की, और इसी अधिवेशन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने होम रूल लीग की शुरुआत की। होम रूल लीग का उद्देश्य यह था कि हमारा स्वशासन हो। ठीक है, ब्रिटिश सरकार हमें स्वतंत्र न करे,
लेकिन वो हमें ऑटोनॉमी दे, हम उसकी संप्रभुता तो स्वीकार करेंगे, ठीक है, परंतु वह हमें उसी तरह का अधिकार दे जैसे उसने अपने अन्य उपनिवेशों कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को दिया है ना। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, है ना। तो स्वशासन प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य था। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ, बिहार में भी इसकी लहर तेज हुई। इसकी तपिश से बिहार भी अछूता न रहा। 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें होम रूल लीग की बिहार में औपचारिक स्थापना हुई, है ना। पटना से शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें तेजी से फैलने लगी। कहां कहां? मुजफ्फरपुर, सारण और गया। और स्थानीय नेताओं ने संवैधानिक स्वशासन पर जो संदेश था उसको घर घर पहुंचाने का कार्य किया। समझ गए? इस आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए एम ए अंसारी और एनी बेसेंट ने बिहार का दौरा किया। एम ए अंसारी और एनी बेसेंट, इससे संबंधित प्रश्न 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। लगातार प्रश्न पूछे जाने की संभावना रही है। सीधे सीधे जो तथ्य होते हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। अब देखिए, एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को बिहार की यात्रा की। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न पूछा जा चुका है ना। और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग जान लें। होम रूल लीग की जो दो शाखाएं थी, है ना, एक तो एनी बेसेंट ने अडयार मद्रास में स्थापित की, और दूसरी जो थी बाल गंगाधर तिलक, वह राष्ट्रीय स्तर पर मतलब अपना संचालन कर रहे थे। ठीक है। बिहार में जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। जो उपाध्यक्ष थे वो सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिंह थे, और जो सचिव थे चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। इसके अलावा इस होम रूल लीग से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा का भी जुड़ाव था। अब आगे बढ़ते हैं।